आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज से दोस्तों मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। हिंदी साहित्य के 20 प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इसमें प्रत्येक वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के 20 प्रश्न मिला करेंगे, जिनके माध्यम से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का कितना ज्ञान है, आप उसकी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर आपके कॉलेज लेक्चरर हो, किसी ना किसी परीक्षाओं में, उत्तराखंड टेट हो, ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों आए हुए होते हैं। उन्हीं प्रश्नों को संकलन करने का मैं आपको प्रयास करूँगा, जिससे कि आपकी जो मेहनत है उस पर धार लग सके। आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन दोस्तों जो धार लगाने का काम है वो आपके अभ्यास करता है। काव्य हेतुओं में दोस्तों हम अभ्यास को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभ्यास है वही हमारी जो कला है उसको और अधिक निखारता है, चार चांद लगाता है। तो चलिए आज पहली श्रृंखला की पहली वीडियो में मैंने 20 प्रश्न है वो आपके लगभग आदिकाल, भक्तिकाल और रेतिकाल से समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से ग्रुप से जुड़ने का कष्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 20 प्रश्न और आपके 20 मिनट, ठीक है। विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए, यानी ऐसी कौन सी रचना है जिसके कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता और उपर्युक्त सभी। बताइए। आपके जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सही होते हैं ईमानदारी के साथ में वो आपको कमेंट में लिख करके बताना है, और प्रश्नों का प्रकार कैसा था, कठिन थे, सरल थे, ठीक है, आगे क्या करना चाहिए, तो ये भी आपको दोस्तों बताना है, जिससे कि इस श्रृंखला को और अधिक बेहतर बनाया जा सके। तो दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल की जो उपाधि दी गई थी वो आपके विद्यापति पदावली के माध्यम से दी गई थी। विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि विद्यापति को 3 माना जाता है कि भक्त कवि हैं, श्रृंगारी कवि हैं, या फिर ये रहस्यवादी कवि हैं। तो आचार्य शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि माना है, और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कवि के रूप में स्वीकार किया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके कि चंदनवाला रास की रचना किस स्थान पर हुई थी? राजकोट, काठियावाड़, पाली, जालौर। बताइए। तो चंदनवाला रास की रचना है वो किस स्थान पर हुई थी? राजकोट, काठियावाड़, पाली और जालौर। तो दोस्तों चंदनवाला रास की जो रचना है वो आपकी हुई थी जालौर नामक स्थान पर, ठीक है। ये प्रश्न है 2018 के सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो चंदनवाला रास के जो रचयिता हैं वो हैं आपके आसगु कवि, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 29, 39, 59 और 69। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 29, 39, 59, 69।
तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो हो जाएगा आपके 69 समय हैं। ठीक है। जो पृथ्वीराज रासो है तो उसमें जो सर्ग हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है समय, और उसमें समयों की संख्या है आपके 69। ठीक है, आपको ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश, योगसार और भविष्यत कहा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ है वो लौकिक चरित काव्य माना जाता है? पाहुड़ दोहा, परमात्म प्रकाश, योगसार और भविष्यत कहा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका भविष्यत कहा, जिसकी रचना है वो धनपाल ने की थी, जो 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। तो इनको लौकिक काव्य का चरित्र प्रधान ये काव्य है। ठीक है, क्योंकि जो रास साहित्य है वो आपका चरित्र प्रधान शैली में लिखा गया था। चरित, रासो, चरचरी, फागु आदि उसके काव्य की शैलियाँ थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजमती किस काव्य की नायिका हैं? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो और कुमारपाल रासो। तो दोस्तों राजमती जो नायिका हैं वो हैं आपकी विशलदेव रासो की। जो रासो साहित्य है उसमें से दोस्तों आपके नायिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई इस ग्रंथ की है वो नायिका कौन है, तो आपको यहाँ इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। अगला जो प्रश्न है वो है आपके आदिकाल के नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसीदास, कबीर और नानक। आदिकाल के नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चल कर के किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, नानक। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका कबीरदास में। सिद्धों और नाथों की जो हठयोग साधना पद्धति थी, अंत्य साधनात्मक प्रणाली थी, उलटवासी थी, संध्या भाषा थी, इत्यादि सब का प्रयोग भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के कबीरदास में जाकर के प्रकट होता है। निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है, यानी कि शिला पर लिखी गई है? वर्ण रत्नाकर, रावलवेल, ढोला मारूरा दोहा और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बताइए। तो दोस्तों इनमें से जो आपकी शिलांकित रचना है वो है आपकी रावलवेल, जिसको कि गद्य पद्य यानी कि चंपू काव्य का प्रथम उदाहरण माना जाता है। तो रावलवेल है वो आपकी गद्य पद्य मिश्रित यानी चंपू काव्य की रचना है, और ये प्रथम शिलांकित रचना है, शिला पर लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है वो है आपके ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जगदीश गुप्त ने और डॉक्टर करीमुद्दीन ने। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन का ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी का अनुवाद किया था। अगला जो कुंडलिया रामायण के रचनाकार माने जाते हैं? नाभादास, अनंतानंद, अग्रदास और ध्रुवदास। कुंडलिया रामायण के दोस्तों जो रचनाकार हैं वो हैं आपके अग्रदास। टेक लगाते चलिए दोस्तों, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये जो श्रृंखला है आपके मेहनत को, आपकी प्रतिभा को निखारने का दोस्तों अवश्य ही प्रयास करेगी। अग्रदास दोस्तों आपके राममार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, जो कि कृष्णदास पेहारी हैं उनके शिष्य थे। अगला है ओम जय जगदीश हरे नामक आरती के रचयिता माने जाते हैं।
रामानंद, श्रद्धा राम फुल्लोरी, हरिहर स्वामी और शिवानंद। तो ओम जय जगदीश श्री हरे दोस्तों उसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके श्रद्धा राम फुल्लोरी। इन्होंने इस आरती का सबसे पहले रचना की थी। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली किसका कथन है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन का और रामकुमार वर्मा का। तो ये जो दोस्तों कथन है वो है आपके शुक्ल का। 2018 की सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है आपका कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक दूसरा नहीं हुआ, कथन के प्रयोक्ता माने जाते हैं। कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक दूसरा नहीं हुआ, कथन के प्रयोक्ता माने जाते हैं। रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल। तो इसके जो कथन के जो प्रयोक्ता हैं दोस्तों वो हैं आपके डॉक्टर बच्चन सिंह। उन्होंने कबीर को सबसे बड़ा मूर्ति भंजक कहा है, ठीक है, यानी कि मूर्तिवाद का उन्होंने सबसे ज़्यादा है वो विरोध किया था। रामायण महानाटक के रचयिता माने जाते हैं केशवदास, तुलसीदास, जीवाराम और प्राणचंद चौहान। तो दोस्तों रामायण महानाटक की आपकी जो रचना की गई थी वो आपकी की गई थी प्राणचंद चौहान ने, ठीक है। तो रामायण महानाटक की जो रचना है प्राणचंद चौहान ने की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है आपके जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के ग्रंथ लैला मजनू की रचना की थी। कथन के प्रयोक्ता हैं नगेंद्र, शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए दोस्तों। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। कथन के प्रयोक्ता हैं नगेंद्र, शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इस कथन के जो प्रयोक्ता हैं वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जो सूफी कवि जान हैं उन्होंने सबसे पहले लैला मजनू की जो कथा चल रही थी, फारस की कथा है, उसको लेकर के उन्होंने हिंदी में लैला मजनू ग्रंथ की रचना की थी। अगला है दोस्तों आपके कि संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी। तो ये दोस्तों कथन है वो आपका किससे संबंधित है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, कथन किससे संबंधित है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास और केशवदास। तो ये जो आपका कथन है दोस्तों वो है आपका तुलसीदास की मृत्यु के बारे में। ये कथन कहा जाता है कि संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यहाँ पर एक और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो तुलसी की जो मृत्यु है वो किस घाट पर हुई थी? तो गंगा के 80 घाट है उस पर दोस्तों मृत्यु हुई थी। और ये आपके इस बार जो नेट एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था तुलसी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 80 गंग के तीर पर। अगला जो आपका प्रश्न है वो है दोस्तों कि अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहले है रामानुज, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो अद्वैतवाद मत का जो दोस्तों प्रवर्तक हैं वो हैं आपके इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं दोस्तों मध्वाचार्य, ठीक है। रामानुज ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि जो राम है वो देवों में विशिष्ट हैं। वल्लभाचार्य ने दिया था आपके
शुद्धाद्वैतवाद। और जो निम्बार्काचार्य हैं उन्होंने दिया था आपके तो कहाँ चल रहे थे दोस्तों हम देख रहे थे कि अद्वैतवाद का जो मत है दोस्तों वो आपके मध्वाचार्य ने दिया था। ठीक है, रामानुज ने दिया था आपको विशिष्टाद्वैतवाद, क्योंकि राम है जो विशिष्ट माने जाते हैं। वल्लभाचार्य ने आपको दिया था आपके शुद्धाद्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य जिसको कि आपके निम्बार्क या रसिक संप्रदाय कहा जाता है, तो उन्होंने दिया था आपका द्वैताद्वैतवाद। इसलिए इसके अलावा आपके विभिन्न मत हैं, जैसे अद्वैतवाद है शंकराचार्य ने दिया था। इसके अलावा आपके अचिंत्य भेदा भेदभाव है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के मत हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विष्णु स्वामी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल, विजय नारायण देवशाही, श्याम नारायण पांडे और राम पूजन। बताइए दोस्तों। तो जायसी का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें मानसिक पक्ष को प्रधानता मानने वाले हैं आपके आचार्य शुक्ल। इन्होंने कहा है कि जो जायसी का श्रृंगार वर्णन है वो मानसिक प्रधान है। ठीक है, उसमें मानसिकता का प्राधान्य है, भावना का प्राधान्य है, लेकिन उसमें शारीरिक जो विषय वासना की जो भावना है वो दिखाई नहीं देती है, काम वासना उससे उद्दीप्त नहीं होती है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने जायसी की नक्सिक वर्णन की परंपरा का प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जायसी का नक्सिक वर्णन है वो मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता। ठीक है, मासलता को नहीं बढ़ाता है, बल्कि एक रहस्य एवं करुणा के लोक में हमें ले जाता है। रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, शेख नवी, शेख निसार और पुहकर। बताइए दोस्तों। तो रस रतन के रचयिता जान कवि, शेख नवी, शेख निसार और पुहकर। तो दोस्तों रस रतन नामक जो रचना है उसके रचयिता हैं आपके पुहकर कवि। ये हैं वो लगभग जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जेल में रह करके इन्होंने इसकी रचना की थी रस रतन की। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, कथन किसका है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ग्रियर्सन का और मिश्र बंधुओं का। तो दोस्तों जायसी की अक्षय कीर्ति का जो आधार ग्रंथ है वो है आपके पद्मावत है। ठीक है, और जो इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके, इस कथन को कहने वाले हैं वो हैं आपके आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जायसी की जो अक्षय कीर्ति का आधार है वो आपकी पद्मावत ग्रंथ है। तो इस कथन के प्रयोक्ता आपके आचार्य शुक्ल हो गई। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 20 प्रश्नों को देखा। ज़्यादा गहराई से दोस्तों नहीं थे क्वेश्चन, एक दो आपको लगे होंगे कथन वगैरह के, लेकिन इस प्रकार के कथन हैं विभिन्न परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं, तो आराम से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोस्तों शुरुआत है वो कैसी लगी कमेंट में करके बताना। प्रश्नों का लेवल है, कठिनाई स्तर है वो कैसा था। ठीक है, और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी के साथ में यदि आप दोस्तों दुनिया के साथ में झूठ बोल लो, मक्कारी कर लो, चोरी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप अपने साथ में सच्चे रहते हैं, और जो आदमी अपने साथ में सच्चा रहता है वो कभी दूसरे के साथ में बुरा नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, कितने आपके क्वेश्चन है वो सही होते हैं, जिससे कि आपको अपनी है वो वास्तविक स्थिति का पता लग सके। और फिर आपको मेहनत करनी है लगातार दोस्तों, ये आपको श्रृंखला है वो लेनी है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।